विनय जीएस में आप बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के सेकेंड टॉपिक पहुंच चुके हैं और आज का जो टॉपिक है हुमायूं। बाबर आपका कंप्लीट हुआ है। देखेंगे कि जो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, उनमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था वो हुमायूं, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हुमायूं को एक्चुअली बाबर ने अपने जीवन काल में ही अपने बड़े पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि हमारे बाद हमारे साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वो हुमायूं होगा। तो उसका राज तिलक हुआ, जैसे कि आपने बाबर में ही किया था कि 1530 ईस्वी में आगरा में ही जो है बाबर की डेथ हो जाती है और फिर उसकी इच्छा अनुसार जो है काबुल में दफनाया जाता है। उसकी सारी कहानी आपने कंप्लीट की है। देन हम लोग कंटिन्यू अब अगले इसी टॉपिक में होते हैं। देखेंगे कि बाबर का जो फादर, हुमायूं के जो फादर बाबर, और जो उसकी हुमायूं की माँ का नाम जो था महामनगा। अस्करी, कामरान, हिंदाल, हुमायूं, ये बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें बड़ा जो है हुमायूं था। आगे आप देखेंगे कि जब बाबर चूंकि जो भाई थे उनमें से जो हुमायूं जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था, हुमायूं एक्चुअली लिबरल था, उदारवादी था। और ख़ास तौर से बाबर ने अपने बड़े पुत्र हुमायूं को ये सजेशन दिया था या ये कहा था कि अपने भाइयों का, छोटे भाइयों का खास तौर से ध्यान रखे। और इसी कारण से हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद अपना जो साम्राज्य, अपना जो बाबर से जो हुमायूं को साम्राज्य मिला था, उस साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। जैसा कि आप देखेंगे कि कामरान को काबुल, कांधार और पंजाब वाला क्षेत्र दिया गया, काबुल, पंजाब और कंधार वाला क्षेत्र, और अस्करी को संभल वाला क्षेत्र जो है उसकी सूबेदारी वगैरह दी है। हिंदाल को जो अलवर और मेवात वाला जो क्षेत्र दिया था। सुलेमान जो चचेरा भाई था उसको भी बदख्शा की सूबेदारी दी थी। इस तरीके से जो साम्राज्य था वो अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन यह हुमायूं की बड़ी भूलों में से एक भूल मानी जाती है कि इन सभी क्षेत्रों का उन भाइयों को सूबेदार बना दिया गया और बाद में जब हुमायूं को ज़रूरत पड़ी तो भाइयों ने मदद नहीं की। अगर मदद की तो एकमात्र भाई अस्करी को देखेंगे कि जो हुमायूं के भाइयों में से इसने हुमायूं के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं किया। हुमायूं को जब जब मदद की ज़रूरत पड़ी मदद दी, लेकिन बाकी भाइयों ने किसी तरीके की मदद या सहयोग नहीं किया और उसका परिणाम जो है हुमायूं को भारी पड़ा। और आप देखेंगे कि 1540 में उसका राज जो है दिल्ली हाथ से चली जाती है। अगला देखेंगे कि जो अभियान है हुमायूं के, कालिंजर अभियान। एक्चुअली गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो अपना साम्राज्य विस्तार बार बार कर रहा था और मुगलों को चुनौती दे रहा था। तो उसके अहंकार को, उसकी शक्ति को छीड़ करने के लिए एक हुमायूं ने जो है कालिंजर अभियान किया और यहाँ उसको पराजित कर बहादुर शाह को आगे बढ़ने से रोका और इस तरीके से उसने उसको लगाम लगाई। अगला आप देखेंगे दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध जो है महमूद लोगी और हुमायूं के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और ये जो दोहरिया के युद्ध के बाद जो अवध का क्षेत्र था, लखनऊ से लेके फैजाबाद, अयोध्या वाला जो क्षेत्र था, जौनपुर वाला जो क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में हुमायूं शक्तिशाली हुआ। यानी कि अवध वाले जो क्षेत्र है वो अब पूरी तरीके से हुमायूं के पास, हुमायूं के कब्जे में आ गए। और कहने का मतलब है हुमायूं की स्थिति जो है अब बेहतर हो गई। फिर अगला जो है आगे बढ़ते हैं, चुनार का घेरा। चुनार का घोड़ा 1538 में रहा
चुनार एक्चुअली वहाँ चुनार का घेरा एक हुमायूं की भारी भूलों में से एक मानी जाती है। उसने ऐसा किया कि जो शेर खां था यानी कि फरीद, उसके किले को 4 महीने तक करीब करीब घेरे रहता है। बाद में जो है शेर खां हुमायूं के पास मित्रता का या अधीनता स्वीकार करने का मैसेज भिजवाता है और जो है हुमायूं बाद में बिना किसी निर्णय के यानी कि एक संधि के द्वारा जो है ये अभियान अधूरा हो जाता है। हुमायूं की ये भूलों में से एक माना जाता है कि शेर खां जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो आगे परेशानी पैदा कर सकता था, उसको यूं ही छोड़ना हुमायूं की एक बड़ी भूलों में से एक माना जाता है। और ये आगे आप देखेंगे क्या होता है। फिर अगला जो युद्ध जो है, निर्णायक युद्ध जो माना जाता है हुमायूं और शेर खां का मध्य में हुआ था 1539 में चौसा का युद्ध। कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है कई दिनों तक चला, कोई निर्णय नहीं निकला। ये जो चौसा का युद्ध है शेर खां और हुमायूं के मध्य में हुआ था। ये युद्ध जो है चौसा का युद्ध जो है शेर खां इसको आगे बढ़ाए रहना चाहता था और उसको क्योंकि इस युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में ना देख के किसी तरीके से इंतजार कर रहा था बरसात का। वो इसलिए कर रहा था कि जो शेर खां की सेना थी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थी और हुमायूं की वाली जो सेना थी वो निचले वाले क्षेत्रों पे थी। और ये जो क्षेत्र है चौसा वाला, ये गंगा और कर्मनाशा नदियों, जो आप देखेंगे बिहार में गंगा नदी जो आ रही है ऊपर से जो है एक कर्मनाशा नदी है, उसी के बीच वाला ये क्षेत्र है चौसा, जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। तो कुछ ही दिन, 1-2 दिन बाद ही, जैसा कि फरीद चाहता था या शेर खां चाहता था, बरसात का इंतजार कर रहा था, युद्ध को थोड़ा आगे बढ़ा रहा था निर्णय बिना किसी निर्णय के कारण, तो उसकी इच्छा ये पूरी होती है। एक रात में भयंकर पानी बरसता है और जो है कुछ ही समय में देखेंगे कि हुमायूं की जो सेना जो निचले वाले क्षेत्रों में थी वहाँ पे कैंप में पानी भर जाता है और सेना में थोड़ा भगदड़ मच जाती है और जो गोला बारूद था वो भी गीला हो जाता है। इसी मौके की ताक में था शेर खां और शेर खां रात में ही जो है हुमायूं के कैंप में आक्रमण कर देता है और ये युद्ध जो है हुमायूं पराजित होता है, शेर खां विजयी रहता है। एक जो है भिस्ती की मदद से हुमायूं गंगा नदी को पार कर किसी तरीके से अपनी जान बचाता है। और भिस्ती का नाम जो है एक निजाम मिलता है, भिस्ती जो जिसने मदद की थी निजाम नाम मिलता है। और यही भिस्ती आगे जब 1555 में जब दूसरी बार दिल्ली पर हुमायूं राजगद्दी प्राप्त करता है, बैठता है, तो एक दिन के लिए इसी भिस्ती निजाम को एक दिन का बादशाह बनाता है। और दिल्ली सल्तनत में मुगल डायनेस्टी में कोई लेदर के सिक्के जारी करता है तो यही भिस्ती निजाम जो है करता है, हुमायूं के द्वारा उसको एक दिन का बादशाह बनाता है, इसलिए कि वो उसकी जान बचाता है। वो सेकेंड हाफ में चलती है। अभी आप देखेंगे 1540 में हुमायूं की राजगद्दी दिल्ली छिन जाती है। उसके बाद की ये घटना है। अगला युद्ध चलते हैं। और हाँ, जो चौसा का युद्ध है इसमें शेर खां ने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की और उसने हिंदुस्तान का बादशाह या दिल्ली का अपने आप को बादशाह घोषित किया उसी युद्ध के दौरान और शेर शाह की उपाधि धारण की। अब जो उसके बाद जो है सीधा हुमायूं की जो सेना है, जो बची कुची सेना थी, वो पीछे हट जाती है
और बची कुची सेना जो है कन्नौज में पहुंचती है। उधर हुमायूं जो शेर खां है हुमायूं का पीछा करते हुए वहाँ पे भी पहुँचता है और एक फिर फाइनली निर्णायक एक युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कब होता है? 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह की सेना के मध्य। इस युद्ध में भी हुमायूं जो है पराजित होता है। उसके बाद जो है शेर खां यानी कि शेर शाह पीछे मुड़ के नहीं देखता है, आगरा, ग्वालियर और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है। तो इस तरीके से अब 1540 ईस्वी में दिल्ली पर अफगान शासक यानी कि शेर खां का राज स्टार्ट होता है। इधर आप देखेंगे 14-15 साल जो है सिंध क्षेत्रों में चला जाता है। तो हुमायूं के संघर्ष के दिन रहे और उसी संघर्ष के दिन ही दौला हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह होता है। विवाह होने के बाद जो है उन्हीं की मदद से जो है उन्हीं क्षेत्रों में घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता है। उधर शेर शाह के बाद उनके पुत्राधिकारी पुत्र होते हैं, दुर्बल कमज़ोर होते हैं। तो करीब 14-15 साल के बाद 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं को मौका मिलता है और दिल्ली पर अटैक करके दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से कब? 1555 में। फिर बहुत ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाता है। दीने पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर एक किला बनवाया था, महल भी था, तो वहीं पे पुस्तकालय की जो सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की 1556 में डेथ हो जाती है। लेनपुल जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि हुमायूं का जो जीवन है पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा, अंत में लड़खड़ाकर ही सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। ऐसा कौन वक्तव्य, किसका वक्तव्य है? तो ये लेनपुल का वक्तव्य है, उसी ने ऐसा कहा है। आगे देखेंगे कि 1500 हुमायूं की मृत्यु के बाद कुछ हुमायूं पे ही तथ्य, जैसे कि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम अकबर की सौतेली माँ थी, उन्होंने ही जो है लिखा गुलबदन बेगम हुमायूं नामा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूं जो था ज्योतिष विद्या में भी विश्वास करता था। ज्योतिष विद्या में विश्वास के ही कारण सप्ताह में 7 रंग के कपड़े अलग अलग पहनता था। ठीक है। हुमायूं अगर क्वेश्चन कभी आए कि भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत किस मुगल बादशाह के साथ हुई, तो ये हुमायूं से ही भारत में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। और सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो आगे आप स्टडी करेंगे, कौन था? जहांगीर। ठीक है। जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो हुमायूं का जो मकबरा है कौन बनवाता है? तो गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा जो है कौन निर्मित करता है? तो वो आप देखेंगे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की अकबर की सौतेली माँ रही थी, वो लिखती हैं। और हुमायूं का जो मकबरा है वो निर्माण जो करवाता है वो हाजी बेगम। दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। और दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी। ताजमहल का पूर्वगामी किसको? दिल्ली में जो बना है हुमायूं का मकबरा, उसको 4 बाग शैली युक्त पहला मकबरा। इसके पहले जो भी मकबरे भारत में बने हैं वो उसमें 4 बाग मकबरे के चारों तरफ बाग वगैरह का कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था। अगर ट्रेंड कहीं से आया तो हुमायूं के मकबरे से आया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है जहाँ पे आप देखेंगे
चारबाग शैली युक्त ये पहला मकबरा है जो निर्मित है, हाजी बेगम ने बनवाया है। ये जो है मिर्जा गियास ने उनको जो है इसका जो है डिजाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियर जितना था उसको बनवाया था। और ये जो है मकबरा अपने आप में भारतीय और इस्लामी पद्धति पर आधारित माना जाता है। भारतीय और इस्लामी पद्धति पर आधारित पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ताजमहल का पूर्वगामी कहलाता है। तो आगे हम लोग जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जीएस में कोई प्रॉब्लम है, आप हमारा चैनल पूरी तरीके से फ्री है। अगर आपको जीएस में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके मैसेज थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या कुछ स्पेशलाइज कुछ चाहिए या कुछ कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस जो है सब्सक्राइब करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।